नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ योज आपके साथ। तीनों मेहमान आ चुके हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। दिल्ली में जैसा भी मैंने आपको हेडलाइन में बताया, आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है। अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, जितने बड़े चेहरे हैं दिल्ली के, आज सब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि कल नाम दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो इसमें एक चीज का इंतजार हमें और है कि बहुत सारी ऐसी पतंगे उड़ाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल किसी दूसरी सीट से भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कहने वालों ने तो यहां तक कहा कि बीजेपी अपनी आखिरी जो 12 उम्मीदवारों की सूची है वो इसलिए जारी नहीं कर रही है कि उसको इंतजार है अरविंद केजरीवाल दूसरी कौन सी सीट चुनते हैं। अभी तक ऐसा कोई इशारा हमको तो नहीं मिला है कि अरविंद केजरीवाल कोई दूसरी सीट चुनेंगे। उन्होंने नई दिल्ली की सीट से आज जरूर अपना पर्चा भर दिया। इससे पहले वो हनुमान जी के मंदिर गए, जहां वो कहते हैं कि मैं बचपन से हनुमान भक्त था। हालांकि 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं नास्तिक था, लेकिन आज वो वहां गए। उससे पहले रविदास मंदिर भी गए, माथा टेका, महिलाओं के साथ, समर्थकों के साथ पदयात्रा की और उसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो ये लड़ाई जो है सबसे इंटरेस्टिंग है। दिल्ली की जो ये लड़ाई चल रही है नई दिल्ली सीट की, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से परवेश वर्मा है, जिन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया है, और तीसरे संदीप दीक्षित वहां पर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे धारदार प्रचार कोई कर रहा है इस चुनाव में तो वो संदीप दीक्षित ही कर रहे हैं। तो नई दिल्ली की चुनाव की बिसात तो बिछ चुकी है। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई किसी मुश्किल में है, ये आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। थोड़े कुछ और डिटेल्स आई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रमेश बिधूड़ी कालका जी सीट से आतिशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आतिशी जी ने कल नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, रमेश बिधूड़ी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तो कालका जी सीट पर भी इस वक्त मुकाबला अच्छा हो गया है। अलका लामा कांग्रेस पार्टी से वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि यहां अगर कोई अपसेट हो गया तो चुनाव के नतीजों के बाद भी एक बड़ा खेल हो जाएगा, चाहे आतिशी की अपसेट हो जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब का। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बीजेपी ने प्रचारकों की अपनी पूरी फौज उतार दी है। केंद्रीय मंत्री भी अब पूरी तरीके से इस चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी बात भी हम आपको बताएंगे। 2-3 बड़ी खबरें इस दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई और हैं। होम मिनिस्ट्री ने ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला चलाने की अनुमति दे दी है। ये आप सोच रहे होंगे कि वो तो जेल तक काटा है, अभी आप कह रहे हैं कि मामले को अनुमति मिल गई है। दरअसल एक टेक्निकल इशू था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीबीआई अगर कोई केस लेती है और उसके फलस्वरूप ईडी को केस जाता है तो केवल इसलिए नहीं कि सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की इजाजत ले ली है, ईडी केस चला सकती है। ईडी को होम मिनिस्ट्री से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल के केस में यही हुआ है और एमएचए ने यानी होम मिनिस्ट्री ने आज ही वो परमिशन दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल पर अब सारी कानूनी अड़चनें जो है मुकदमा चलाने की वो दूर हो गई हैं। तो ये आज का एक अपडेट मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा दिल्ली में आज जो दूसरी खबर छाई हुई है वो ये कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है परवेश वर्मा नई दिल्ली की सीट पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए पहले पैसे बांट रहे थे, अब जूते बांट रहे हैं। बाकायदा उसके वीडियो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई उस पर कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेता है। लगातार नई दिल्ली की सीट पर पहले वोटर लिस्ट को प्रभावित करके और अब वोटरों को एक किस्म की रिश्वत देकर उनके बीच पैसे या पहले चादरें, जूते, इस किस्म की चीजें बांटकर परवेश वर्मा चुनाव को खराब कर रहे हैं। इसकी बात हम लोग पहले करेंगे। कुछ बयान आज है अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, बांसुरी स्वराज, दिल्ली के सारे दिग्गज क्या कह रहे हैं आज सुने। अभी हम यहां से पैदल जाएंगे दफ्तर तक और ये सब मेरे साथ कोने कोने से आई हुए सब मेरे साथ जाएंगी। दिल्ली की सभी माताओं और बहनों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और अभी टीवी पे भी जितनी माताएं और बहनें देख रही हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वे भी भगवान को हाथ जोड़ के हमें आशीर्वाद दें कि दिल्ली में फिर से हम लोगों की सरकार बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बने। क्या बोला है तुम्हारे बारे? और लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं को 2100 रुपए दिलवाने के लिए, इन सब कामों के लिए काम कर सके, काम करने वाली सरकार बने, ऐसा मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि भगवान से प्रार्थना करें। देखिए, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, भगवान मेरे साथ है। जब तक जितनी लाइफलाइन है तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन लाइफलाइन खत्म हो जाएगी उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है।
मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है। और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और यहाँ से निश्चित ही नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये जो आप जन समर्थन देख रहे हैं ना परवेश वर्मा जी के लिए, ये इसी बात का परिलक्षण है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहती है, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहती है। अपने बड़े भाई परवेश वर्मा जी को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और विजयी भव। आज गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसी गतिविधियों में रही है जो देश विरोधी रही है, जो जन विरोधी रही है। इसे स्वाभाविक की बात है कि इसीलिए मुकदमा चलाने की परमिशन दी गई है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोग चाहते नहीं, आतिशी विदा कर दिया है। लोकल कालका जी के एरिया के लोग, उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोट रहे। और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज, तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, जाके देखिए। 3 बार में विधायक बनाए हुए पार्टी ने, 2 बार सांसद बनाए हुए पार्टी ने, 27 साल से पार्टी के पदों पर हूँ। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश तुझे कुछ और दूं, तुझे कुछ और दूं। इसलिए राजनीति में आए। केजरीवाल की तरह बच्चों की कसम खाकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए। हम समाज सेवा के लिए आए, जो 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रहते लोगों की सेवा की है, वो सेवा करने का काम करने के लिए आए हैं। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। शराब के घोटाले में जो भ्रष्टाचार किया है, जो करनी है वो तो भुगतनी पड़ेगी। ये तो इनकी नैतिकता का पर सवाल उठता है। ये अनैतिक लोग हैं और किस तरह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे हैं, ये इसका एक सीधा आईना है। ये खिस्चानी बिल्ली खम्बा नोचे। केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अगर बन सकते थे तो अभी क्यों रिजाइन किया हुआ है? तो इसलिए इनका काम है ब्लफिंग करना, जनता को गुमराह करना, जनता की आंख में धूल झोंकना। और केजरीवाल को मुख्यमंत्री कहने का मतलब फिर से जनता की आंख में धूल झोंकना। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए साहब, नॉमिनेशन हो गए आज दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के। और केजरीवाल जी का एक बयान अभी आपने सुना था ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जितनी लाइफलाइन लिखी है तब तक तो चलूंगा ही। दरअसल उनके आज ये खुफिया एजेंसियों का एक अलर्ट है कि उनको खालिस्तानी तत्व जो हैं वो उनको निशाना बना सकते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी भी बीफ अप की गई है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात को कर रहे थे। लेकिन नई दिल्ली की सीट की हम लोग बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा और उनके सामने संदीप दीक्षित। क्या ये चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल जी का फंस गया? इस पर अगर आप 2020 का देखेंगे रिपोर्ट कार्ड जो था, विनिंग मार्जिन अरविंद केजरीवाल का था लगभग 21,697 वोट का। 61% वोट उनको मिला था। 61% वोट बहुत ज्यादा होता है। इस लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये चुनाव नई दिल्ली का जो है, ये परवेश वर्मा ने बनाया है या संदीप दीक्षित ने बनाया? जो उन्होंने कह रहे हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो उसके आगे है कि बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो उसका मतलब है कि सारी दुनिया भी अगर दुश्मन हो जाए तो भी ईश्वर साथ रहे तो फिर कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन उनके साथ इसी को दूसरी तरह से आप पढ़िए कि बाल बांका हो जाए जब ढेर सारे बैरी हों। इस सीट पर, नई दिल्ली सीट पर ही शीला दीक्षित जी को हराकर ये पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की यहां तक पहुंची है। संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। दोनों के पिता दिल्ली के बहुत शानदार नेता रहे हैं। ये दोनों भी अपनी अपनी राजनीति करते रहे। सांसद के तौर पर दोनों सांसद रहे। दोनों ने जिस तरह की राजनीति की है वो अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की शैली में, उन्हीं की भाषा में जवाब है। अच्छा, अगर कोई सामान्य टिकट होता कि वो जाते, नामांकन करते, लड़ते, वो ठीक था। लेकिन दोनों की जो शैली है वो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने उनका कुछ, जैसे क्रिकेट टीम में या किसी खेल में कहते हैं जरा देख लें कहां गेंद पड़ रही है तो कहां स्क्वायर कट मारना है, तो वो सारी चीजें इन्होंने अरविंद केजरीवाल की देखी हुई। और इसीलिए आप देखिए उनके जो सवाल हैं या उनका जो आक्रमण है उसका बहुत अच्छे से जवाब केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे।
केजरीवाल जी मतलब नई दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है, दिलचस्प होगा, आसान नहीं है, बहुत रोचक हो गया है। और जिसको कहें कि दिल्ली में 70 सीटों पर त्रिकोणीय हो रहा है या नहीं हो रहा है ईश्वर जाने, लेकिन ये त्रिकोणीय हो चुका है, ये दिल्ली की जनता साफ साफ तय कर चुकी है। और अगर आप देखिए तो परवेश वर्मा के पीछे जो भीड़ है, संदीप दीक्षित पार्टी में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बात करूं, अकेले नेता हैं जो सबसे मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़ा और लोग भी रहे हैं, अच्छे टिकट बांटे हैं। तो मुझे लगता है चुनाव तो फंसा क्या, ऐसे ही चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेसी तो यही नहीं मतलब जितना संदीप दीक्षित का चुनाव में जोर लगेगा उतना मुश्किल माने ना। संदीप दीक्षित की लगते हैं मुझे उस कॉन्टेस्ट में वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस परवेश वर्मा है ये इलेक्शन, क्योंकि संदीप दीक्षित इस इलेक्शन के ट्रायंगल के की फैक्टर है अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जितना मजबूत वो लड़ेंगे उतने ज्यादा चांसेस परवेश वर्मा के जीतने के बनते हैं। ठीक है, तो इस लड़ाई को जीतने के लिए संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा की इस लड़ाई को जीतने के लिए संदीप दीक्षित का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा वोट डिफरेंस है और जाहिर तौर पे दिल्ली के अभी तक के वो सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, तो चुनाव तो हमेशा फंसा हुआ होता है। और ट्रायंगल फंसा हुआ चुनाव, इसका कोई बैरोमीटर तो कुछ होता नहीं है। लोग कह रहे हैं जितना शोर केजरीवाल जी मचा रहे हैं ना, कभी वोटर लिस्ट को लेकर के, कभी देखो ये जूते कपड़े कंबल बांट रहा है, उससे लग रहा है। नहीं वो बात ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना परवेश, ये बल्कि ये तीनों कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है। दिल्ली की लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखें तो तीनों कैंडिडेट मजबूत हैं, अरविंद जी हों, परवेश जी हों और संदीप हों। तीनों ने लंबी राजनीति की है। मुख्यमंत्री के बेटे कहना मैं ज़्यादा बेहतर नहीं समझता, क्योंकि फिर वही अब फिर तो डिनेस्टी पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन दोनों लोगों ने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, दोनों दिल्ली के MP भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि MP नहीं रहे हैं, केजरीवाल साहब ही MP नहीं रहे हैं, वो दोनों लोग MP रहे हैं दिल्ली के। तो मजबूत लड़ाई वाले लोग हैं, दोनों के पास मजबूत एक तरह का आधार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब के पास जो 61% वोट शेयर है, उसको बदलना भी इतना आसान काम नहीं होता है। अब वो कितना बदल पाते हैं, संदीप दीक्षित के साथ क्या पार्टी का संगठन उसी तरह से मजबूत है? तो राहुल गांधी ने नाले वाला वीडियो भी बना दिया कि देखो अरविंद केजरीवाल का पेरिस। मैं ये नहीं कह रहा कि संगठन उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन क्या संगठन है वहां पर? अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है ना। समीर जी, नई दिल्ली की रिपोर्ट देखिए, अगर नई दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से केजरीवाल के बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रवेश वर्मा और जिस तरीके से संदीप दीक्षित वहां पर उनको चुनौती दे रहे हैं, मुझे लग रहा है केजरीवाल की चिंता सिर्फ नई दिल्ली सीट नहीं है, केजरीवाल को तो पूरी दिल्ली की चिंता है। अगर केजरीवाल नई दिल्ली से जीत जाते और बाकी जगह आम आदमी पार्टी हार जाती, सरकार नहीं बनती, तो केजरीवाल की जीत का कोई अर्थ रहेगा नहीं केजरीवाल की नजर के अंदर। केजरीवाल तो जानते हैं कि मैं नई दिल्ली सीट जीत रहा हूं, मार्जिन कम ज्यादा होगा। केजरीवाल को चिंता पूरी दिल्ली की है, वो सिर्फ नई दिल्ली की सीट में कांग्रेस की फैक्टर नहीं है, दिल्ली की 70 सीटों पर कांग्रेस की फैक्टर। अरविंद केजरीवाल अपना खुद का चुनाव हार गए, नहीं चुनाव मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे। संदीप दीक्षित इस पोजीशन में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को हरा दे, या प्रवेश वर्मा भी इस पोजीशन में नहीं कि आप नहीं मानते कि चुनाव ऐसा कोई बहुत टफ है? अरविंद नहीं, टफ है चुनाव, जितने आसानी से वो 2 चुनाव जीते हैं कि कोई चुनौती नहीं थी और एक तरफा चुनाव था, सब मान रहे थे केजरीवाल जीतेंगे, उतना आसान नहीं है। लेकिन केजरीवाल नई दिल्ली से सीट चुनाव हार जाएंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। वोट जरूर कम होंगे केजरीवाल के, जो 21 से 22 हजार का जो मार्जिन रहा है, 61-62% केजरीवाल वोट लेकर गए थे, वह मार्जिन नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्जिन कम होगा लेकिन केजरीवाल जीतेंगे। लेकिन यह भी है कि अगर केजरीवाल 1500 से 2000 वोट से जीतते हैं तो ये भी केजरीवाल की हारी मानी जाएगी। केजरीवाल की जीत तो भाई, ये तो नहीं कि केजरीवाल 1500-2000 पे आ गया, नहीं, टफ तो है उसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, फिलहाल मुझे ऐसी स्थिति नजर नहीं आती। देखिए, संदीप दीक्षित को वोट कांग्रेस से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां के मतदाता जानते हैं कि भाई एक मुख्यमंत्री वहां के चुनाव लड़ रहा है, सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री वो बनेगा। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनता है तो भी आम आदमी पार्टी का सुपर सीएम तो वही है ना, संदीप दीक्षित। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपने बात कही कि अगर मान लो अरविंद केजरीवाल का खुद का ही चुनाव हार की कगार पर है, तो फिर तो आम आदमी पार्टी की जीत का कोई मतलब, कोई संकेत ही नहीं मिलता। नहीं, फिर तो चांसेस कम हो जाएंगे। यदि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं तो पूरी पार्टी पर एक असर भी होता है ना, उसका चुनावी माहौल होता है कि इसका मतलब दिल्ली में उनके खिलाफ एक बात बढ़ रही है। और ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं हारते, मुख्यमंत्री जी को ही हराकर आए हैं इस राजनीति में। समीर जी के साथ हूँ जी। समीर जी ने शोले में जो जय वीरू वाला मसला था कि मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है, उनका सवाल ही नहीं उठता। अरविंद जी जीत रहे हैं, मजे से जीत रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मान लीजिए 1500-2000 से जीत ही गए तो मैं समीर जी के साथ हूं। अब इसको, समीर जी की बात को मैं 2-3 फैक्ट से जोड़ देता हूं। कांग्रेस का मत प्रतिशत 4% के आसपास रहा, वो भी 1.25% गिर गया, ये 2020 की बात कर रहा हूं। भाजपा का मत प्रतिशत उस वक्त भी 3% बढ़ गया, और कांग्रेस को अगर सिर्फ 3000 मत मिले थे और वो मत प्रतिशत उसके बढ़ते हैं, और जिसको कहा जा रहा है कांग्रेस 10% के ऊपर तो किसी भी हाल में इस चुनाव में जाने वाली।
और भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम बेहतर है। और मैं फिर से कह रहा हूं, परवेश वर्मा ने इस चुनाव में बड़े सलीके से वोटर लिस्ट, अपने मतदाता, जो पैसा बांटने वाला मसला आया, वो सब बहुत रणनीतिक तरीके से काम किया। संदीप दीक्षित क्या है, जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, एक्स फैक्टर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत रोचक होगा, बहुत फंसा हुआ होगा। अरविंद जी की रात की नींद उड़ी हुई है। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर चावल का एक दाना ऐसा है तो फिर चावल कच्चा रह जाएगा, इसकी भी आशंका बढ़ती है। चलिए दूसरी सीट की मैं बात करता हूं। चुनाव कोई भी लड़ता है तो उसके लिए रात तो है ना वैसी ही होती है, जब तक नतीजा नहीं आ जाए मुश्किल होता ही है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन रहा हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है ना 10% तक पहुंचने वाली है यहाँ पर। नहीं लग रहा आपको? मुझे किसी भी, मतलब दिल्ली में तो पूरी तरह से 10% पहुंचने की कोई संभावना ही नहीं है। संदीप दीक्षित कितना अच्छा कर सकते हैं वो एक बात हो सकती है। 10% पहुंच जाती है तो तय मानो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अच्छा, लेकिन तभी चुनाव में पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। आप लोगों के पैरामीटर पर सवाल मैं पूछ रहा हूं। राहुल गांधी संघ से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मोदी से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भागवत से लड़ रहे हैं, और केजरीवाल जी भागवत जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। कहां से वोट नहीं बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी का? मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का वोट 10% होने ही वाला है। 10% यदि वोट हो गया तो पूरा का पूरा नतीजा ही बदल गया। फिर आप केजरीवाल जी पर, पहला वाला मेरा मान लीजिए, दूसरा वाला आपका। कल आपने वो एक देखा है, बड़ा वायरल चल रहा है एक वीडियो, राहुल गांधी की सभा में एक महिला से बात की एक पत्रकार ने और कहा कि किसको वोट देंगे आप? बोलेंगे हम राहुल गांधी के, हमारा पूरा खानदान राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, हम तो केवल उन्हीं को वोट देते हैं। तो उन्होंने पूछा कोई खास वजह क्यों वोट देते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी है ऐसा जिसने अपना खानदान ऐसे बर्बाद किया राहुल गांधी की तरह। वो तारीफ में कह रही थी, उसको लोग मीम की तरीके से यूज करें, हालांकि वो तारीफ कर रही थी कि वो आदमी अपना घर बर्बाद करने को तैयार है इसलिए कि भाई देश बचना चाहिए। 4% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है ना सर, उनमें से उनमें से एक होगी ना, जो 4% लोगों ने वोट दिया है उसमें से एक होगी। स्थिति में कांग्रेस को वोट घर बोला था, पार्टी बोला था? नहीं, खानदान अपना खानदान बर्बाद कर लिया, ये बोला। लोग राहुल जी पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है, थोड़ा बहुत कहिए, लेकिन लौट के आए, रैली में बोला, अभी नाले तक पहुंच गए थे, नाला दिखा रहे हैं, तो अब और क्या करेंगे? नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि संगठन नहीं है ना उस तरह से एक्टिव। हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली के इलेक्शन की। दिल्ली के इलेक्शन को थोड़ा सीट वाइज आज डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट की हमने बात की। बहुत से लोगों को लगता है बड़ी टफ फाइट में इस बार अरविंद केजरीवाल हैं और कुछ को लग रहा है कि शायद हार भी जाएं, लेकिन देखें पिछली बार मार्जिन उनका बहुत जबरदस्त था, 61% वोट उनको मिला था। अब जरा दूसरी जो हाई प्रोफाइल सीट है दिल्ली की, कालका जी, उसकी बात कर लेते हैं। आतिशी जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो यहां से जीती हुई हैं, पिछली बार भी यहीं से जीती थी चुनाव। इनका वोट शेयर भी 52.2 था, तो 50% के ऊपर कोई भी वोट शेयर आप ले रहे हैं मतलब जबरदस्त है वो। तो 52% वोट शेयर था विनिंग मार्जिन। लेकिन ये देखेगा दिल्ली में क्योंकि वोटर के नंबर ऑफ वोटर्स जो है कम होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, वोट शेयर 52% है, विनिंग मार्जिन 11,000 है। छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हिसाब से अच्छा है, लेकिन वैसे हम सोचें तो 11,000 का आतिशी जी वाले में पलट होते देर नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है। इनके सामने हैं रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा। रमेश बिधूड़ी को आप कुछ भी समझिए, कुछ भी कहिए, उनकी आलोचना कीजिए, उनके बयानों के लिए, उनकी भाषा के लिए, लेकिन जमीन का नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, काम करने वाला लीडर है। अपनी पार्टी में उनकी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त पहुंच है, इसलिए ये चुनाव जो है ये इंटरेस्टिंग हो गया। और ये दोनों ही नाम, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, सोच के ये उतारे गए, इन दोनों को फंसाओ। बिल्कुल, दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। और रमेश बिधूड़ी तो यदि अरविंद केजरीवाल वर्सेस परवेश वर्मा देखें तो अरविंद जी ज़्यादा मजबूत हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि लीडर के तौर पर। लेकिन दोनों लीडर मजबूत हैं, परवेश वर्मा भी और रमेश बिधूड़ी भी। रमेश बिधूड़ी की बयानों को लेकर हमेशा उनकी बातचीत, अलका लांबा भी। लेकिन रमेश बिधूड़ी क्या, पार्टी के जो पुराने लीडर्स हैं मजबूत, ABVP से जुड़े रहे हैं, और कास्ट फैक्टर के हिसाब से भी उनकी मजबूती काफ़ी बनी हुई है। पार्टी में भी बहुत उनकी मजबूती है, बल्कि बहुत सारे नेता आए, समाज से है ना ये। हाँ, लेकिन उनका समाज में बड़ा दखल है। और ये जो है अरविंद जी को के मुकाबले में यहाँ पर आतिशी जी को ज़्यादा परेशान करेंगे। और अलका भी अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन अलका के लिए तो मुझे लगता है कि अलका जी को कहीं से और से मिल जाता टिकट तो कांग्रेस की परेशानी में है। आतिशी जी अरविंद जी के मुकाबले ज्यादा परेशानी लगती है। नहीं, परेशानी में क्या, मुझे लगता है कि अरविंद जी की सीट पर तो अभी हम लोगों को थोड़ा समय लेना चाहिए। आतिशी चुनाव लगभग हार रही है। ओके, रमेश बिधूड़ी जिस शैली में चुनाव लड़ रहे हैं और आतिशी ने जो प्रयास किया वो पूरी तरह से विफल रहा। उन्होंने जो ये प्रयास किया है कि मेरे पिता के ऊपर कर दिया, बल्कि उल्टा हो गया। अफजल गुरु की याचिका के लिए दया याचिका उन्होंने डाली थी, ये देश को पता चल गया, दिल्ली के लोगों को पता चल गया। और कोई भी व्यक्ति, कम से कम आप ठीक है एक्टिविज्म के दौर में आप कहें कि भाई सबको अधिकार है, दया याचिका भी भारत के संविधान के तहत होती है, लेकिन आतंकवादी के लिए दया याचिका डालने वाले लोग वो आमतौर पर
मतलब बहुतायत लोगों को नहीं पसंद आते हैं। तो आतिशी जी के पिताजी वो काम कर रहे थे तो ये पता चल गया। दूसरा, जिस तरह से रमेश बिधूड़ी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सड़क को लेकर हो, दिल्ली की सुविधाओं को लेकर हो, कालका जी मंदिर को लेकर हो, उन सब में से किसी का जवाब आतिशी दे नहीं पा रही। तो मेरा ये मानना है कि रमेश बिधूड़ी आज नंबर 1 हैं, आतिशी मारलेना नंबर 2 हैं, अलका लांबा नंबर 3 है। कालका जी की ये स्थिति बहुत साफ साफ दिख रही है। नई दिल्ली थोड़ा अलग है। लोगों को लगता है कि मजबूत भी होती थोड़ा सा यदि पार्टी कहती कि नहीं चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे, अब वो भी नहीं कर रखा आपने। बिल्कुल नहीं वो है, लेकिन उनको रमेश बिधूड़ी की छवि पर केजरीवाल जी को इतना भरोसा है कि उन्होंने कहा, मेरे सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी अगर जीत गई तो। ये आदमी मतलब इतनी खराब छवि है कि लोग ये सोच के कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, पहले तो परवेश वर्मा को बनाया था उन्होंने। देखिए आतिशी के साथ इस बार एक एडवांटेज है कि मुख्यमंत्री के साथ जो एडवांटेज जुड़ जाता है कि भाई हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है और सरकार आएगी और केजरीवाल नहीं बनते तो आतिशी फिर मुख्यमंत्री बनेगी, तो जो जनता के अंदर एक भाव रहता है कि भाई हमारे क्षेत्र का जो विधायक है वो मुख्यमंत्री दिल्ली का, उसका फायदा आतिशी को इस बार मिलने वाला है। रही बात रमेश बिधूड़ी की, जमीनी स्तर के नेता है, धुआंधार तरीके से लड़ते हैं, लेकिन पार्टी में इनका एक्सेप्टेंस नहीं है इनके व्यवहार के कारण। इनका जो व्यवहार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहता है वो बहुत सम्मानजनक नहीं रहता। इनका बातचीत का जो तरीका है, तो पार्टी का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बहुत इनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता इनके व्यवहार के कारण। हालांकि इस बार संगठन उनके साथ जुड़ा हुआ है, कितने वो कन्वर्ट कर पाते हैं। अलका लांबा मुझे लगता है सबसे कमजोर उम्मीदवार है। अलका लांबा कोई बहुत बड़ा डैमेज आतिशी को करेगी, वोट तोड़ेगी, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। चुनाव से दो के बीच में ही हो रहा है, रमेश बिधूड़ी के बीच में, रमेश बिधूड़ी वर्सेस और इसके बीच में हो रहा है। सर जरा अब आतिशी को मिलने मनीष सिसोदिया की सीट का भी एक बार हाल जान लेते हैं। जंगपुरा की सीट को यदि कहीं और सीट दे देती ना कांग्रेस तो शायद वो मजबूत तरीके से कुछ लड़ाई अलका लांबा को। अच्छा, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ रहे हैं इस बार। पटपड़गंज की सीट उन्होंने छोड़ दी है। इनके सामने बीजेपी ने तरविंदर मारवा को दिया है, ये भी पूर्व विधायक हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े ठीक उम्मीदवार हैं फरहाद सूरी, यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मेयर रह चुके हैं। जी हाँ, पूर्व मेयर। पिछली बार 2020 में यहां से प्रवीण कुमार जीते थे आम आदमी पार्टी के, 50.8% वोट शेयर था, 16,063 वोट का इनका मार्जिन था। तो अब मनीष सिसोदिया के लिए तो सेफ सी ही सीट ढूंढी गई होगी। नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल सीट पर चले गए। अच्छा। पटपड़गंज में वो थोड़ा उनका काम, कार्यकर्ता काफी काम कर रहे थे, वहां वो जीत भी सकते थे। ऐसा नहीं कि पहला चुनाव में आपको अगर टफ फाइट मिल गई है, आप 3-3.5 वोट से जीत रहे हो, इसका मतलब तय है कि आप चुनाव हारोगे। और जब 2020 में आप 3-3.5 वोटों से जीते थे, आपको टफ फाइट थी, तो 5 साल आपको बहुत बेहतर काम करना था अपने क्षेत्र के अंदर, जिससे दूसरी बार आप वहां जीत सको। अब आप जंगपुरा चले गए, जंगपुर में आपने काम किया नहीं है, एकदम अचानक जंगपुर चले गए हो। वहां पर एक जो क्लास वोटर है, एक बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा पैसों वाला, बड़ा वोट बैंक वहां पर है, मुस्लिम वोट बैंक भी है, और जो कांग्रेस उम्मीदवार उतारा है, जो पूर्व मेयर रहे हैं दिल्ली के, उनका एक अपना आधार है वहां पर। तो मनीष सिसोदिया मुझे लग रहा है जंगपुरा की सीट के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गए। हो सकता है वो जंगपुरा हारेगा। बीजेपी की जो जिन सीटों पर अच्छे चांसेस हैं उनमें आप जंगपुरा, बिल्कुल जंगपुरा। ठीक है सर, अब जरा इसी के बाद ले लीजिए पटपड़गंज की सीट भी ले लीजिए, यहीं डिस्कस कर लें पटपड़गंज की सीट भी जो छोड़ करके गए हैं मनीष सिसोदिया। पटपड़गंज पर शिक्षक अवध ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अवध ओझा फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, शायद विषय नहीं पढ़ाते। अच्छा, विषय नहीं पढ़ाते हैं वो सिर्फ तो क्या पढ़ाते हैं? सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने तो विषय आज तक अच्छा, चलिए छोड़िए। सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार अवध ओझा केमिस्ट्री चलती है या मैथमेटिक्स चलती है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा पहली बार एक IRS अफसर को पढ़ा रहे हैं, मतलब केजरीवाल को पढ़ा रहे हैं। इनके सामने रविंद्र सिंह नेगी हैं, ये पिछली बार के रनर अप थे, मनीष सिसोदिया से हारे थे, लेकिन लास्ट राउंड में जाकर के हारे थे और इनका मार्जिन शायद 3,000 वोटों का था। चौधरी अनिल कुमार ये भी मजबूत उम्मीदवार है। अनिल कुमार वैसे ये MLA भी रहे, अनिल कुमार MLA रहे, उसमें स्टूडेंट यूनियन से निकले हुए लीडर हैं। 3,207 वोट से जीते थे मनीष सिसोदिया। वोट शेयर 49.3% था, लेकिन जब बाइपोलर वोट होते हैं तो ये ऐसा वोट आ ही जाता है जीतने वाले। तो बीजेपी जीतेगी सर सीट, बीजेपी सीट निकाल लेगी, क्योंकि अनिल चौधरी उम्मीदवार बहुत अच्छा है कांग्रेस का वहां पर। बीजेपी इस सीट को जीत रही है और बीजेपी जंगपुरा भी जीतती हुई दिख रही है। अच्छा, हम लोग बेसिक फैक्टर एक बात करें, तरविंदर मारवाह उसके अपने वोट हैं। जब कांग्रेस बुरे हाल में थी तब भी वो आदमी 15-16% वोट लेकर आता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो सीटों को एक तरह से कहें कि टिकट सीट के लिहाज से जो बांटे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत अच्छे दिए, कांग्रेस ने भी अच्छे दिए। कांग्रेस की मुश्किल ये है, जो विजय जी कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि उनके पास कैडर नहीं है। बहुत देर से राहुल गांधी चलती ट्रेन में सवार हुए, शुरू से नहीं आए, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन भाजपा पूरी तैयारी के साथ आई।
दूसरा, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो मैदान छोड़ते से दिखे। आप जब मनीष सिसोदिया की सीट बदलते देखते हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि भैया ये तो शिक्षा क्रांति का दुनिया में कोई हुआ ही नहीं ऐसा, जो मतलब इस तरह की क्रांति किया हो, बहुत ही क्रांतिकारी टाइप, तो वो जब हो और उसको सीट अपनी छोड़नी पड़े और अवध ओझा के बारे में वो कहें, अवध ओझा ने मांगी सी, मैं वही कहने जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अवध ओझा ने कहा कि मैं इसी शर्त पर आऊं, मैं उनके शब्द बता रहा हूं। मुझे इंटरव्यू में बोला थी, यही बोला थी। लीजिए, अब बताइए, अवध ओझा एक कोचिंग पढ़ाने वाले मास्टर साहब, प्रतिष्ठित हैं, बड़ा उनका जलवा है, बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वो इतने बड़े हो गए हैं कि जो शिक्षा क्रांति का दुनिया का सबसे बड़ा वाहक था उसको डिक्टेट कर, टर्म डिक्टेट कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि भैया अवध ओझा जी आप इज्जत बचा लो हमारी। अवध ओझा ने कहा कि ठीक है, अगर बहती गंगा में हाथ धुल गया तो हम विधायक हो जाएंगे, नहीं हुए तो हम कोचिंग पढ़ाएंगे, 6 से 8 अभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मुझे लगता है कि पटपड़गंज की सीट पर बहुत बुरे हाल में आम आदमी पार्टी है और हो सकता है कि वहां आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर चली जाए। अवध ओझा का जो बड़बोलापन है वो रील में तो काम आएगा, अब रील में काम आएगा, लेकिन रियल लाइफ में कितना काम आएगा। उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री भी बना दे नरेंद्र मोदी तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2034 में। विधायक बनने के लिए बच्चों को छोड़ के चले आए, एक विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए। अवध ओझा जी के आने से एक नुकसान जो हुआ, मतलब जो नतीजे जब आएंगे, आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों का नुकसान किया मेरे हिसाब से, जंगपुरा भी और पटपड़गंज। मनीष सिसोदिया यहाँ रहते तो बहुत चांसेस थे कि वो जीतते, क्योंकि मैं जानता हूँ पटपड़गंज के इलाके के, वहां पर उनका कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है। होता है चुनावों का अलग अलग माहौल होता है, लेकिन जंगपुरा उनके लिए नई सीट है। ये पार्टियां हर सीट पर सर्वे कराती हैं, कराए होंगे इन्होंने? नहीं करवा, क्योंकि प्रवीण कुमार के पास 50% वोट आए हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन ये वाली सीट तो बहुत मुश्किल है, यदि जंगपुरा मनीष जी जीतते भी हैं तो भी पटपड़गंज सीट पे 2 सीट खराब की आम आदमी पार्टी ने, आपने कहा। मेरे हिसाब से, मतलब बाकी तो नतीजा होगा और वो ज्यादा समझते हैं। जरा मालवीय नगर की सीट बात करते हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। सोमनाथ भारती का आज आप वैसे देखें तो जलवा उतना नहीं दिखाई देता जितना आज से 5 साल पहले था। बहुत चर्चा में रहते थे सोमनाथ भारती। इनके सामने सतीश उपाध्याय हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जितेंद्र कोचर कांग्रेस पार्टी से हैं। यहां से अच्छा खासा मार्जिन था वोट शेयर में, 57.9%, 58% मार्जिन से जीती थी यहां पर ये सीट सोमनाथ भारती ने पिछली बार। 18,144 मार्जिन भी अच्छा खासा था इनका। सोमनाथ भारती, समीर जी। देखिए, सोमनाथ भारती भले ही कंट्रोवर्सी में रहे, लेकिन जमीन में स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जीवंत संपर्क रहता है उनका। वो 24 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। मतलब सोमनाथ भारती के बारे में कहा जाता है कि रात को 1:30 बजे कार्यकर्ता उनसे मिलने जाता है तो वो उससे मिलते हैं, उसकी समस्याओं को लेकर सब जगह। तो उसका उनका अपने क्षेत्र के अंदर जबरदस्त पकड़ है, क्योंकि कार्यकर्ता के अंदर इतना एक्सेप्टेंस होना, कार्यकर्ता से इतना जीवंत संवाद होना, आम आदमी पार्टी में कम नेता ऐसे हैं। सोमनाथ भारती उसमें से एक, और यही कहा रहा है कि सोमनाथ भारती बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ वो सीट जीतते रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सतीश उपाध्याय को उतारा, लेकिन देखिए सतीश उपाध्याय राष्ट्रीय राजनीति में इन्वॉल्व हो गए थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी उन्हें मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बना दिया था, तो उन्होंने अपना लंबा समय मध्य प्रदेश का दिया। वो अब केंद्र की राजनीति में ज्यादा दखल दे रहे थे, प्रदेश के अंदर उनका बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी, संगठन के अंदर भी और कार्यकर्ताओं के बीच में। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सतीश उपाध्याय एक बहुत अच्छी चॉइस होंगे वहां पर उनको हराने के लिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल होगा तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल सोमनाथ भारती मुझे लगता है वहां से वो जीते। अच्छा, दिल्ली पर हम बात करें तो चर्चा कर ही लें। मुझे मैंने खबर बताई थी कि गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल को पर केस चलाने के लिए ईडी को इजाजत दी है प्रोसिक्यूशन की। क्या मतलब हुआ इसका? लोग कह रहे हैं कि तो पहले से चल रहा मामला। नहीं, चूंकि नवंबर में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था उसमें यह सवाल खड़ा किया गया कि आप कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, वैसे तो सर्वेंट हैं इस लोग, मतलब विधायक सांसद जी लोग, लेकिन कितना है देश के सर्वेंट तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तो पब्लिक सर्वेंट पे ऊपर कोई भी केस चलाने के लिए आपको इजाजत लेनी होगी। और चूंकि दिल्ली अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए होम मिनिस्ट्री से इसकी इजाजत चाहिए। फिलहाल वही तो ये प्रोसीजरल मसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और कोई ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल पर अचानक ना वो भाषण के लिए भले होगा दोनों के लिए, लेकिन अरे आप कल भी हमने शायद चर्चा की थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का पुराना एक वीडियो कांग्रेस पार्टी बहुत घुमा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको आरक्षण का लाभ एक बार मिल गया उसको दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए, उस परिवार को। तो अब सारे बीजेपी कांग्रेस के टॉप लीडर्स घुमा रहे हैं कि ये देखिए आरक्षण पर इनका स्टैंड है। ठीक है, देखो अरविंद केजरीवाल जो है ना, उसका आरक्षण को लेकर कोई बहुत सपोर्ट या नहीं रहा, लेकिन नई दिल्ली सीट पर है ना, इस इशू का कोई बहुत असर पड़ने वाला ओवरऑल हो सकता है। खासकर आप देख रहे हैं कि पिछड़े दलित वर्ग के अंदर, खासकर पिछड़े दलित वर्ग पर उनका वो वोटर जो है ना, वो आरक्षण का नहीं, वो लाभार्थी का है। उसको जो बिजली का बिल 200 यूनिट माफ किया हुआ है ना, वो उस आरक्षण के
मुझे नहीं लग रहा कि उससे खिसकने वाला है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और जो आपने अभी जिक्र किया ईडी के नोटिस वाला भी, ईडी के इंक्वायरी वाला भी, जिस पर परमिशन दिया होम मिनिस्ट्री ने, उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ेगा तो वो अरविंद केजरीवाल के फायदे का होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ सिंपैथी और आ जाएगी। हाँ, सिंपैथी और आ जाएगी। कोई आप सोचे कि उससे वो ज़्यादा करप्ट महसूस होंगे लोगों को, ऐसा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। और इसीलिए बीजेपी ने उसको बहुत जल्दी से दो सीटों की चर्चा कर लें सर, नहीं तो फिर और समय हो जाएगा ब्रेक का। बिजवासन की सीट पर कैलाश गहलोत लड़ रहे हैं बीजेपी से, सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, देवेंद्र सहरावत कांग्रेस से। तीनों लोग यहां भी ठीक हैं। 45.8% वोट शेयर से भूपेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के पिछली बार जीते थे, लेकिन मार्जिन था केवल 753 वोट। फंसी हुई सी सीट है सर ये। देखिए, ये तो पूरी जाट बहुल सीट है और जो कांग्रेस से उम्मीदवार है देवेंद्र सहरावत, वो 2015 में एमएलए रह चुके हैं। 2014 का भी उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था रमेश विधुड़े के खिलाफ और 4.5 लाख वोट लिए थे। उनका एक अपना वहां पर एक पहचान है सहरावत की, आर्मी में रहे हुए वो, उनके पिताजी का बड़ा अच्छा एक सेटअप है वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि पहले फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, फिर वो शिवसेना में चले गए थे, शिवसेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद अब वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। ये बताया है कि इस बार अगर सहरावत चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़ा जाट वोट वो वहां पर तोड़ेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आसान होगा। आम आदमी पार्टी वहां सीट हारने जा रही है। के लिए ये बिल्कुल चुनाव आसान किया। कैलाश गहलोत की सीट उन्होंने जल्दी से सर बादली का भी बता दें, यहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अजयेश यादव आपसे हैं और दीपक चौधरी बीजेपी से। 49.6% वोट शेयर था पिछली बार आपका, यहां से लगभग 29,000 कुछ हजार वोटों से जीते थे, बड़ा मार्जिन था। लेकिन ये जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के देवेंद्र यादव, उनका भी एक अपना आधार वहां पर है और प्रदेश अध्यक्ष के जो सहायता और सपोर्ट मिलता है पार्टी का। हाँ। राहुल गांधी का वहां रैली होने वाली है, राहुल गांधी वहां प्रचार करने वाले हैं अभी 4 दिन के बाद, तो वो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन वो फिर भी आम आदमी पार्टी के फेवर में सीट है, सिर्फ अध्यक्ष होने के कारण वो चुनाव नहीं जीतेंगे। मुझे लग रहा है ये सीट कांग्रेस आम आदमी पार्टी जीतेगी। नहीं, इसमें एक बात सिर्फ जोड़ना चाहिए, देवेंद्र यादव की प्रशंसा की जानी चाहिए कि जब 15 और 20 में पार्टी एकदम सटक गई थी, मतलब कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो भी वो 15 में 26% से अधिक और 20 में 20%, तो ये सामान्य नहीं है। ऐसे में यहां पर देवेंद्र यादव की गुंजाइश सबसे अधिक हो सकती है, मजबूत प्रत्याशी। देखिए, हमने आज जो क्यों आप कहेंगे 70 में से आपने 7 सीट डिस्कस की हैं, केवल इससे क्या पता लगता है? इससे यह पता चलता है कि वैसा एक वन साइडेड अफेयर जैसा जो पिछले चुनाव में था, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप अलग अलग सीटों की भी चर्चा करेंगे तो मजबूत मुकाबले में उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस और बीजेपी ने सभी जगहों पर। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, सोमनाथ जी की सीट पे एक रोचक आंकड़ा है कि जब 13 में आम आदमी पार्टी सोमनाथ जीती थी तो बीजेपी का 11% वोट घटा था, कांग्रेस का 22% और इनको मिला था 39%। यानी जितना वोट इन दोनों पार्टी का घटा उसमें 6% बढ़ा के आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो बड़े रोचक आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उसका नया मुख्यालय मिल गया है। मुख्यालय कई दिनों से बनकर तैयार था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों कल आज ही जो है शिफ्ट हुई कांग्रेस पार्टी उसमें। 24 अकबर रोड का अपना कई दशकों पुराना मुख्यालय पार्टी ने छोड़ दिया। ये देखिए आप तस्वीरें, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुख्यालय में जब प्रवेश कर रहे थे, रिबन कटा तो वहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद थी। सोनिया जी ने रिबन काटा मेरे ख्याल से, जी हाँ वही हैं। और इसके बाद फिर राहुल गांधी का वहां भाषण हुआ। अब राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुछ एक बातें ऐसी कह दी हैं जिस पर इस वक्त जबरदस्त विवाद हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको जबरदस्त तरीके से ले उड़ी है। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मुकाबला एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से है तो आप समझे ही नहीं अभी तक कि आप किससे लड़ रहे हैं। बीजेपी ने देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, इलेक्शन कमीशन फलाना 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 फलाना, और फिर आगे उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, मतलब हम भारत सरकार से, सीधे भारत सरकार से लड़ रहे हैं। अब यह बात उनका कहना था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर्स ने इसको बड़ा इशू बनाया है। जेपी नड्डा साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं हिडन नो मोर, अब ये आप छुपी हुई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का अगली ट्रुथ जो है वो सामने आ गया है, बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी को कि उन्होंने साफ साफ वो कह दिया जो देश जानना चाह रहा था कि वो भारत सरकार से लड़ रहे हैं, भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मिस्टर गांधी और उनका इकोसिस्टम, इसके अर्बन नक्सल के साथ, डीप स्टेट के साथ बड़े नजदीक संबंध है और ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं हमेशा से। इनकी लगातार हरकतों ने इस लोगों के बीच इस धारणा को मजबूत किया है, उन्होंने कहा। इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उसने उन ताकतों को हमेशा मजबूत किया जिन्होंने भारत को कमजोर किया है और यही काम अब राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बट द पीपल ऑफ इंडिया आर वाइज
they have decided that they will always reject Mr. Rahul Gandhi and his rotten ideology. तो हमला जोरदार किया गया राहुल गांधी पर। अब वो बोले क्या थे आप सोच रहे होंगे ऐसा, सुन लीजिए उन्हीं के मुंह से। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. This man called Rahul Gandhi, he has gone mad. He's wild. And mad people are not supposed to roam in the streets very freely. It's a kind request to the authorities that please take care of this man who says that he's fighting Indian state. ये भारत राष्ट्र के साथ लड़ रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भारत राष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो भारत राष्ट्र से लड़ने वालों के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। तो अब राहुल गांधी की इस बात को कैसे लिया जाए और या कोई एक बड़ा इशू बनेगा? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले वो क्या मतलब उन्होंने कहा वी आर फाइटिंग द इंटायर इंडियन स्टेट? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातें आप जिस तरह से तैयार होते रहते हैं वो जाने अनजाने आपके मुंह से समय समय पर निकलती रहती है। और मैं बिना किसी हिचक के कहूंगा कि राहुल गांधी जो सो कॉल्ड, मैं जानता नहीं हूं चूंकि मैं कोई डीप स्टेट का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो यूएस डीप स्टेट जिस तरह से दुनिया भर की डेमोक्रेसी में काम करता है, जो जॉर्ज सोरोस जिनको जो बाइडेन ने अभी जाते जाते अभिनंदन कर दिया, उनका स्वागत कर दिया, प्रतिष्ठा बढ़ा दी, ठीक वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक समय में ये कहते थे चुनाव के पहले कि भाई अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अब उस वक्त वो क्या चाहते थे ईश्वर जाने। फिर भारत में चुनाव हो गया, भारत की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, लोकतंत्र का सम्मान किया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री बनकर आए, बल्कि उससे ज्यादा अब हम कहें कि लोकतंत्र जीवंत है, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस के सामने किसी और को माना ही नहीं जाता था, तो उनको तो बहुत कुछ तशरीह में भी मिला था। गांधी जी, महात्मा गांधी जिसको चाहते थे वो नेता बन गया, ये सब जानते हैं, उस डिबेट में जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, तो ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे बांग्लादेश में हो गई, ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे श्रीलंका में करने की कोशिश हुई, ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे पाकिस्तान में अलग अलग समय पर आईएसआई और विपक्षी दल के नेताओं का उपयोग अमेरिका या दूसरे लोग करते रहते हैं, ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसा म्यांमार में हो गया, ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसा मालदीव में होता है, दुनिया के दूसरे देशों में होता है, जहां जो विदेशी दखल है उसके जरिए सत्ता परिवर्तन होता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है। राहुल गांधी लगातार संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इंडियन स्टेट से कौन कौन लड़ता है इस देश में? इंडियन स्टेट से आईएसआईएस लड़ रहा है। इंडियन स्टेट से कौन लड़ता है? एलईटी लड़ रहा है, लश्कर ए तैयबा। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? हिजबुल मुजाहिदीन लड़ रहा है। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? आपकी मैं पूरा कर दूं, नहीं पूरा कर दूं। इंडियन स्टेट से कौन लड़ रहा है? गढ़चिरौली से लेकर, बीजापुर से लेकर, बस्तर से लेकर, जगदलपुर से लेकर जो आंध्र प्रदेश में जो नक्सल हैं वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी उसी तरह से लड़ना चाहते हैं क्या? और राहुल गांधी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अगर पहली बार करते तो समझ में आता कि कुछ तो है। चलो, ये आतंकवादियों से आंख मिलाते हैं, आतंकवादी इनका कुछ नहीं करता, तो ये लड़ रहे हैं इंडियन स्टेट से, इसीलिए तो आतंकवादी कुछ नहीं करता। दूसरा ये भी तो निकाल सकते हैं। ये फिर कोई जवान फिसलने वाला मामला है? नहीं, देखिए, नहीं, राहुल गांधी इससे पहले कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे आप जिस कन्विक्शन में राहुल गांधी को देख रहे हैं, इस पे आप किसी से पूछिए। मैं कहता हूं विजय जी और समीर जी की भी एक राय लीजिए, वो जो बोल रहे हैं वो उस पर निश्चित है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं। सवाल ये कि आप इंडियन स्टेट का जो मतलब निकाल रहे हैं, क्या राहुल गांधी मैं उनके मन में घुस के तो नहीं सोच सकता, लेकिन क्या वो कहने का मतलब था? ठीक है, आपने कहा माओवादी कहते हैं हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, सहमत हूं आपसे। क्या राहुल गांधी का क्या कहते हैं? अच्छा, एक लाइन में और जोड़ देता हूं विजय जी जाए तो। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि हमें इस चुनाव व्यवस्था में भरोसा नहीं। वही भाषा ये बोलते हैं।
वो कहते हैं कि ये जो सब होता है सब किसी के दूसरे के लिए होता है, जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार नहीं मिलता। वही राहुल गांधी बोलते हैं। और जब भूपेश बघेल की सरकार बनी थी तब किस स्टेट से वो लड़ रहे थे और क्यों नहीं इनका स्टेट काम किया? चुनाव जीत कर आता है ना आदमी। आप डेमोक्रेसी को डिमीन कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं राहुल गांधी, इसमें कहने में जरा सा संकोच नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कन्विक्शन से बोलते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में उस तरह के लीडर नहीं है। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, लेकिन राहुल गांधी अपने कन्विक्शन से बोलते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपका है कि क्या इंडियन स्टेट का मतलब वो समझ रहे हैं जो हम लोग इंडियन स्टेट को लेकर कहते हैं कि जो टेररिस्ट बोलते हैं या माओइस्ट बोलते हैं, वो नहीं है। इंडियन स्टेट को वो जिस तरह से उन्होंने बाद में डिफाइन भी किया उस बात क्या को। है इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट का मतलब वो भारतीय सत्ता उनका कहने का मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है, जो सरकार है, नहीं सरकार है, देश की सुरक्षा करने वाले जितने तंत्र हैं वो भी उसका हिस्सा है, वो हिस्सा है। लेकिन उनका कहने का मतलब है कि जो संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन है और जो सारी संस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के कब्जे में आ गई है। मतलब उनके इशारे पर चल रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो और जितनी भी संस्थाएं, वो जानते होंगे किसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन उनका मतलब यह है कि जो संस्थाएं हमारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पर आरएसएस बीजेपी की विचारधारा का कब्जा है और हम उन सबसे लड़ रहे हैं और हम उन सबसे लड़ रहे हैं। इसमें कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग वाली बात नहीं है कि कोई ऐसे ही बोल दिया हो। वो बोल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है। बाकी वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने उस तरह से उसकी बात की चर्चा की है कि वो बार-बार इलेक्शन कमीशन पर भी पार्टी बीजेपी लिख रही है, नड्डा जी लिख रहे हैं कि आप, हमें तो पहले पता था कि आपके सोरोस के साथ, जॉर्ज सोरोस और अमेरिकी डीप स्टेट के साथ संबंध है, आज आपने खुल के इस बात को कह दिया। मतलब आपका मकसद है भारत में किसी भी तरीके से तख्ता पलट करना, बाय एनी मींस। मुझे नहीं लगता कि बाई एनी मीन्स तख्ता पलटने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हो या की हो। पिछले यदि ऐसा होता तो, और सोरोस को भी हमने बहुत एग्जेजरेट कर दिया। सोरोस हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बांग्लादेश नहीं है सोरोस, ये हिंदुस्तान। इसलिए सोरोस को हम गाली देने के लिए भी राहुल गांधी के लिए मैं उनकी ताकत इतनी बड़ी नहीं समझता कि वो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हो। हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बहुत मजबूत हैं। राहुल गांधी के उनसे रिश्ते होंगे, इस पर भी मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो दोनों बाई एनी मींस जो इलेक्शन लड़ रहा है ना, राहुल गांधी ये बोलते हैं कि वी आर फाइटिंग द एंटायर माइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। उसका मतलब अलग है। इंडियन गवर्नमेंट वो ठीक है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट तो ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उन्होंने कहा इंडियन स्टेट कह रहे हैं वो, और उसके शब्द हम ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? राहुल गांधी तो वही कह रहे हैं, अब विजय जी कुछ और निकाले, हम उसको डिटेल में कह रहे हैं, उस पर मैं जा रहा हूं। उसके बाद राहुल गांधी उसको कह रहे हैं कि सब पर कब्जा हो गया। हाँ। क्या जवाहरलाल नेहरू के समय अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि ये सब पे कब्जा कर लिया, हम इंडियन स्टेट से लड़ेंगे? क्या इंदिरा गांधी से जब लड़ रहे थे तो इंडियन स्टेट कहते थे इस डिक्टेटर इंदिरा के खिलाफ, तानाशाह इंदिरा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जिसमें मीसा बंदी हुई, जिसमें लोगों को जेल भेजा गया? क्या राजीव गांधी के खिलाफ जब कांग्रेस लड़ती थी, भाजपा लड़ती थी, तो कहती थी इंडियन स्टेट से लड़ रहे? क्या वीपी सिंह ने जब आरोप लगाया कि ये जो कुछ है ये बोफोर्स का घोटाला, तो इंडियन स्टेट से लड़ रहे? कहा गांधी परिवार ने दलाली खाई है, क्वात्रोची का नाम लिया। मुझे लगता है इससे गंदा, इससे स्तरहीन बयान आज तक किसी भारतीय राजनेता ने नहीं दिया। और यहां इंडियन स्टेट भारत के सोवरेन स्टेट से है, यह खतरनाक है। राहुल गांधी भारत की सार्वभौमिक सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी पे मामला दर्ज होना चाहिए इस बयान को लेकर। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी की भारतीय जनता पार्टी और उस संघ के साथ जो नफरत है उनके मन में, वो जग जाहिर है। और हर भाषण के अंदर वो इस बात का जिक्र करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जहां संघ का कोई लेना देना नहीं, वहां भी वो संघ का जिक्र करते हैं और संघ के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करते रहते हैं। आज वो लिमिट क्रॉस करके चले गए और आज वो उन्होंने इंडियन स्टेट का जिक्र कर दिया। राहुल गांधी आगे बताने में समर्थ नहीं रहे। जिस तरीके से उन्होंने फ्लो के अंदर बोला है, ये बता रहा है कि उनकी मंशा क्या थी, वो कहना क्या चाहते थे। और मुझे लग रहा है कि अब उनको बाद में समझ में आया है कि उनकी तरफ से गलती हुई। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के पास पर्याप्त समय रहता है। आपसे अगर गलती हुई है तो आप ट्विटर पर अपनी बात का स्पष्टीकरण दे सकते हो, आप दूसरे तमाम माध्यम में अपनी बात का स्पष्टीकरण दे सकते हो। इतना विवाद होने के बाद भी राहुल गांधी की तरफ से इसका बयान नहीं आया है कि मेरी बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। राहुल गांधी के जो मन में था, मुझे लगता है राहुल गांधी ने वो कहा है और उनके खिलाफ मुझे लगता है इसकी मामले लेकर आप कह रहे हैं राहुल गांधी पर मामला दर्ज हो। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी और देश में होते तो उन पर मामला दर्ज हो जाता। संघ प्रमुख ने कल ये कहा था कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, कि भारत को सच्चे अर्थों में आजादी का दिन था वो। इस पर उन्होंने कहा कि आप संविधान को नहीं मानते, तो हम पहले से जानते थे, कल आपने भी कह दिया खुल करके। भाई राम विरोधी हैं ये तो सब जानते थे, उसको स्थापित कर रहे हैं। राहुल गांधी वाली कांग्रेस राम विरोधी है ना, तभी तो राम मंदिर के जिस दिन निर्माण होता है उसका
जिसको कहते हैं कि सबके लिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ सबके दर्शन के लिए खुलता है। वो कह रहे इसमें कैसे कौन कह गलत सकते कह हैं, रहा है? संघ प्रमुख कैसे कह सकते हैं कि इस दिन हमको सच्ची आजादी मिली? मतलब वो आप पहली बात 1947 पहली को बात नहीं मानते, आप 1950 को नहीं मानते। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। संघ प्रमुख ने संविधान को न मानने या भारत की स्वतंत्रता को न मानने की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, हम अपने मन का कर सकें, ये उन्होंने साफ साफ कहा है, संघ प्रमुख का बयान है। उसके बाद झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत में शामिल है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप राम को नहीं मान रहे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राहुल गांधी को न लगे तो न लगे। अगर प्रतिदिन करोड़ों लोग जाके संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो राहुल गांधी जैसे लोगों को नहीं लगेगा। अखिलेश यादव जैसे लोगों को लगता है कि हमें निमंत्रण नहीं आया। बाकी लोगों के लिए ये है कि हमको जाना है, सर पे बोझा लिए जाना है, किसी तरह 2 डुबकी मारनी है, लौट आना है। तो अपना अपना देखने का तरीका है। लग रहा था कि संघ प्रमुख के बयान पर कंट्रोवर्सी बड़ी बन रही है, अब राहुल गांधी ने उससे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। देखिए ये मामला कहां बयान में कोई भी विवादित बयान नहीं है, अधिकतम उस पर चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी का बयान देश विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी।